देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है बड़ा वाज़ेह है कि हर शहरी का फंडामेंटल राइट है कि उसको इंसाफ फौरी मिले और सस्ता मिले। हमारे आइन में आर्टिकल 24 है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि शहरियों के प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। ऐसे शख्स बाखबर हो जाए कि जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टियों पे साल से कब्जे किए हुए हैं और उनके पास उन प्रॉपर्टियों पे बैठने का कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है, तो उन लोगों के लिए इस कानून में 10 साल तक सजा हो सकती है। यहां तक कि इस कानून की जद में जो है कंपनीज भी आएंगी, सोसाइटीज भी आएंगी, पार्टनरशिप फर्म भी आएंगी। तो ये 6 अफसरान पर मुश्तमिल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास कोई भी शहरी जो है वहां पे वो कंप्लेंट फाइल करेगा तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में मामला जो है टेकअप हो जाएगा और उसमें जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को अदालत के इख्तियार भी होंगे, एजेंसी के इख्तियार भी होंगे, पंचायत के इख्तियार भी होंगे। लिहाजा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में साल लगते थे वो एग्जीक्यूशन को 24 घंटे के अंदर महदूद कर दिया गया है और अब जरूरत इस पे ये है कि जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक नया निज़ाम मुतारफ करवा दिया है जिसके तहत पंजाब में जहां जहां भी गैर कानूनी तरीके से लोग काबिज हैं और जिनकी ज़मीनों पर, जिनकी जगहों पर कोई दूसरा काबिज है, तो पंजाब हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर वो जगह छुड़वा के असल मालकान को देगी और ये निज़ाम जो है ये कानून बन चुका है और बाकायदगी से 15 दिन के बाद पूरे पंजाब में हर जिले के अंदर बाकायदा ये काम करना शुरू कर देगा। जिन लोगों की जमीनों के ऊपर दूसरे लोग काबिज हैं वो किस तरह से अपना कब्जा छुड़वा सकते हैं और 90 दिन के अंदर अंदर कैसे हुकूमत आपको जो है ना वो आपकी जमीन गैर कानूनी तरीके से काबिज से छुड़वा के आपको देगी और उनको क्या सजा देगी। और सबसे बेहतरीन बात कि इस सब के लिए आपको किसी किस्म के किसी वकील की कोई ज़रूरत ना होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी नसीर अहमद कंबोज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि दर हकीकत ये कानून है क्या, किस तरह से काम करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये आज से आपको याद होगा 1 महीना पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने पीरा फोर्स की जो है पासिंग आउट परेड पे ये अपनी स्पीच में ऐलान किया था कि हम पंजाब में गैर कानूनी जो काबिज़ीन हैं लोगों की जो जायदादों पे, तो उनके खिलाफ जो है हम कानून लेके आ रहे हैं। तो इस कानून का या इस ड्राफ्ट का जो था बड़ा बेताबी से इंतज़ार था और वो कानून आज से हफ्ता पहले जो है उसका ड्राफ्ट जो है वो सामने आया, जो कि एक कानून जो था आर्टिकल 128 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो है ऑर्डिनेंस के जरिए जो है जिसको नाफिजुल अमल किया गया। तो उस कानून का नाम क्या था? द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है बड़ा वाज़ेह है कि हर शहरी का फंडामेंटल राइट है कि उसको इंसाफ फौरी मिले और सस्ता मिले। और इसी तरह हमारे आइन में आर्टिकल 24 है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि शहरियों के प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। तो इन फंडामेंटल राइट्स की तकमील के तनाज़र में जो था ये ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिजुल अमल हुआ है। अब ये ऑर्डिनेंस है क्या? ये ऑर्डिनेंस बेसिकली इसका सेक्शन 4 जो है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है वो लोग जो इल्लीगली पोजेसर है लोगों की प्रॉपर्टियों पे, कोई भी शख्स किसी की प्रॉपर्टी पे वो उसका मालिक नहीं है, ना उसके पास उसका टाइटल डॉक्यूमेंट है, बल्कि वो उस पे जो है वो काबज है या उसका कोई अटर्नी वहां पे बैठा है या किसी को फ्रॉड के जरिए जो है वो किसी की प्रॉपर्टी पे काबज है। तो ऐसे शख्स बाखबर हो जाए कि जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टियों पे साल से कब्जे किए हुए हैं और उनके पास उन प्रॉपर्टियों पे बैठने का कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है, तो उन लोगों के लिए इस कानून में 10 साल तक सजा हो सकती है। लिहाजा इससे पहले कि ये कानून जब नाफिजुल अमल होना है 15 दिनों के बाद कमेटियां बननी है तो सजा भी फेस करनी पड़े, पोजेशन भी छोड़ने पड़े, तो बेहतर है कि लोगों के हवाले उनके कब्जे कर दिए जाए। अब इस कानून में जो है एक तो इलीगल पोजेसर को सजा है और दूसरा उसके जो मावनीन हैं, जो उसके सहूलतकार हैं, जो अबैटर हैं,
जो उसके साथ जाके कब्जों पे बैठते हैं, कब्जा करने में उसकी मदद करते हैं, या यहाँ तक कि रेवेन्यू के अफसरान जो है अगर जाली फर्दे उसके नाम की बनाते हैं, या कोई भी अदारा उनको फैसिलिटेट करता है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है उस प्रॉपर्टी की सेल खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है, या उसकी कोई जो है वो ठेकेदार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में मुलव्वस है, तो ऐसे सारे लोग जो है इस कानून के तहत उनको भी 3 साल तक सजा हो सकती है और 1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। और यहां तक कि इस कानून की जद में जो है कंपनीज भी आएंगी, सोसाइटीज भी आएंगी, पार्टनरशिप फर्म भी आएंगी कि जो भी लोगों की प्रॉपर्टियों पे काबिज है, यहां तक कि सोसाइटियां भी अगर इलीगली किसी का कब्जा डिटेन करके बैठी है, सारे चार्जेस उनसे ले लिए हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कब्जा नहीं दिया जा रहा, तो वो भी इस कानून की जद में आएंगे। अब प्रोसीजर क्या है? बेसिकली प्रोसीजर ये है कि इसको रिजॉल्व करने के पहला मैकेनिज्म जो बनाया गया है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बनाई गई हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर किसी भी जिले का जहां पे मामला होगा उसकी सरबराही में, जिसमें एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, उसमें उस सर्कल का एसडीपीओ होगा और कोई भी एक अफसर किसी एजेंसी से गवर्नमेंट उसमें शामिल करेगी। तो ये 6 अफसरान पर मुश्तमिल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास कोई भी शहरी जो है वो खुद जाके, जैसे मुतसिब की अदालत में खुद शहरी कंप्लेंट फाइल करता है, तो वहां पर वो कंप्लेंट फाइल करेगा, तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में मामला जो है टेकअप हो जाएगा और उसमें जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को अदालत के इख्तियार भी होंगे, एजेंसी के इख्तियार भी होंगे, पंचायत के इख्तियार भी होंगे। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है किसी भी शख्स को बुला के उसकी जो है वो शहादत रिकॉर्ड कर सकती है, किसी अदारे से जो है कोई भी वेरिफिकेशन किसी रिकॉर्ड की कर सकती है, तो वो बयानात लिख सकती है और उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैंडेट यही होगा कि डे टू डे प्रोसीड करेगी और उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है कोशिश करेगी कि मामले को एमिकेबली सुलझा के जो इलीगल पोजेसर है उससे कब्जा जो है वो असल मालिक को दिलवाए। तो अब किसी भी शख्स के पास अगर उसकी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर मनकुला जायदाद है, तो वो जो है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को, अपने जिले के डीसी को खुद जाके एक एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है अगर इलीगल जो पोजेसर है किसी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा वापस नहीं करता और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो 90 दिन में मामला रिजॉल्व नहीं होता, तो एक टेन्योर 90 डे का कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के जो है डीसी उसको एक्सटेंड करवा सकता है। लेकिन अगर ये एक टेन्योर जो एक्सटेंड हुआ है उसमें भी मामला डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो पाबंद है कि अगले 30 दिन के अंदर जो है वो मामला रेफर करे स्पेशल ट्राइब्यूनल को। लेकिन जब अगर मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करवा देती है तो वो अपनी सिफारिशात की रोशनी में जो स्पेशल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल है उस जिले में उसको सिफारिश करेगी कि जी इसने कब्जा वापस कर दिया है, तो लिहाजा जो है वो आप इसमें जजमेंट एंड डिक्री पास कर दें। तो वो कब्जा जो है वो अगर जजमेंट डिक्री पास हो जाती है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है फोर्सेस के जरिए जो वो कब्जा रिस्टोर करवा के दिया जाएगा। हालांकि वैसे जब कोई अदालत फैसला करती है तो उसके फैसले की इजरा फाइल करती है, वो भी केस की तरह साला साल चलती है। यहां पे ये रेमेडी है कि जब एक फाइनल फैसला हो जाएगा वो फैसला कमेटी करके जो है वो ट्राइब्यूनल उसकी जजमेंट डिक्री पास कर दे, वो चाहे कॉन्सेंट से हो या पार्टियों के राजीनामे से हो या ट्राइब्यूनल मेरिट पे जो है वो फैसला पास कर दे, तो उसकी एग्जीक्यूशन 24 घंटे के अंदर अंदर होनी है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मामला रेजोल्यूशन कमेटी जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उससे हल नहीं होता तो वो अपनी रिपोर्ट बना के भेजेगी, उसमें वो लिख के भेजेगी, फाइंडिंग्स देगी कि जो है वो ये इलीगली पोजेसर है नहीं है, तो उसकी रोशनी में फिर वही कंप्लेंट जो है वो जो वहां दायर की थी उसकी पूरी तफ्तीश हो के बयानात रिकॉर्ड करके सारा रिकॉर्ड साथ ला के जो है वो ट्राइब्यूनल में मामला आ जाएगा। अब वो जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल जो है वो स्पेशल ट्राइब्यूनल है, डे टू डे वहां पे भी प्रोसीड होगी और उस ट्राइब्यूनल को हेड जो है वो सेशन जज लेवल का जज करेगा
करेगा, या हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन का कोई भी बंदा जो है वहां पे जज लगाया जा सकता है जो वकील हो। और जब वो ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग शुरू करेगा तो ट्राइब्यूनल जो है वो अब दो उसके मामलात हैं, वो बतौर सिविल कोर्ट काम करते हुए किसी की भी प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट जो है उसको डिक्लेयर करेगा कि वाकई ही ये मालिक है और ये इलीगली पोजेशन में है। दूसरा, वो उसके खिलाफ बतौर क्रिमिनल कोर्ट उसको कोर्ट ऑफ सेशन के इख्तियार हासिल होंगे और वो उसके खिलाफ समरी ट्रायल के तहत प्रोसीड करेगा, डे टू डे प्रोसीड करेगा और उसको उसमें एक तो उसके प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करके उसको मालिक डिक्लेयर करेगा और सिविल कोर्ट की तरह जजमेंट एंड डिग्री पास करेगा, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करते हुए सेशन कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो उसको 10 साल तक सजा सुना सकता है, और जो इलीगली जो काबिज है उसके जो मावनीन है उनको 3 साल तक सजा सुना सकता है, और मावनीन को जुर्माना भी 1 मिलियन तक जो है वो सुना सकता है। अब जब ये ट्राइब्यूनल काम करेगा तो अपने उसको क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं। ट्राइब्यूनल जो है वो किसी की प्रॉपर्टी में कोई इलीगली काबिज है उसको ऑर्डर कर सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसके तनासब से रुपए पैसे की सूरत में इसको कंपनसेट करो। वो ये भी ऑर्डर कर सकता है कि आप इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मनोअन इसको रिस्टोर करके पोजेशन इसको दो। वो उसको जो है वो सजा सुना के जेल भी भेज सकता है, पुलिस असिस्टेंस लेके केस के दौरान भी किसी को अरेस्ट करवा सकता है, और ये प्रोसीडिंग डे टू डे होगी, समरी ट्रायल होगा। और यहां तक इख्तियार दिया गया है कि ट्राइब्यूनल को कि ट्राइब्यूनल जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट का या क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का जो जाब्ता है उसको पोस्टपोन करके कोई ऐसा बतौर स्पेशल ट्राइब्यूनल जाब्ता अपना सकता है जिसमें जो है चीजें और ज्यादा एक्सपीडाइट हो और जल्दी लोगों का फैसला हो। ठीक है जो साहब, मुझे ये बताएं कि जो प्रॉपर्टी के लोगों के मैटर्स होते थे ना, खुसूसन जो कब्जा किया होता था लोगों ने, इसी वजह से हमारे यहाँ कब्जा माफिया जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पकड़ चुका है। वो मैटर्स सिविल कोर्ट्स में चलते थे जिसमें किसी किस्म की किसी को जो है ना वो सजा नहीं दी जा सकती थी, अंदर नहीं डाला जा सकता था, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। एक तो ये बताएं कि इससे कितना फर्क पड़ेगा कि अब गैर कानूनी तौर पर काबिजीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। एक दूसरा मैटर ये होता था कि जो सिविल कोर्ट के ये प्रोसीजर्स होते थे, ये मैं आपके खिलाफ केस करता हूं या कोशिश करता हूं, आप फौरन पहुंच जाते थे और जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते थे। जब एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है वो डीसी के पास जाता है कि मेरा कब्जा छुड़वा दो, तो जब वो दरखास्त लेके चला जाएगा तो क्या जो गैर कानूनी तरीके से वहां काबिज है वो स्टे ले सकता है अब इसमें भी? देखें जी, इस कानून में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब ट्राइब्यूनल के पास प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी ना, डे टू डे प्रोसीड में कोई भी अदालत बशमूल हाई कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग को स्टे नहीं कर सकती, और उसके पास जो केस चल रहा है इस बिना पे नहीं रोक सकती कि यह मामला किसी और अदालत में चला है, क्योंकि इसके सेक्शन 3 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस ऑर्डिनेंस के ओवर राइडिंग इफेक्ट हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है दीगर तमाम जो पहले कवानीन है इस पे उसको फौकियत हासिल है, ये स्पेशल लॉ है। अगर दीगर लॉज में और इसमें कंट्राडिक्शन आती है तो ये लॉ प्रिवेल करेगा। यहां तक भी है कि अगर कमेटी जो है कोई सिफारिश करती है कि ये मामला जो है पहले इस अदालत में चल रहा है तो लिहाजा अब ये इस ट्राइब्यूनल में केस आ गया, तो वहां पे भी वो केस उधर से ट्रांसफर होकर इधर भी आ सकता है। कोई भी शहरी उधर से केस विड्रॉ, बिल्कुल वही सीसीडी वाला मामला है कि सीसीडी जैसे किसी भी थाने में चलता हुआ केस जो है उसको अपने पास मंगवा लेती है और फिर जल्दी जल्दी उसको हल करने की कोशिश करती है। तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर्टी मैटर्स में जो है ना सिविल मैटर्स को हल करने के लिए सीसीडी बना दी है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये स्पेशल एक्ट बनाने का मकसद ही ये है कि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले, उनकी दहलीज में मिले और क्विकली मिले। क्योंकि अगर बहुत सारे केसों पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, झूठे सच्चे कागज बना के स्टे लिए हुए हैं, वो लिटिगेशन तो चल रही है, फिर तो उसके हिसाब से जो इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जितने केसेस चल रहे हैं वो केसेस इस वजह से इधर नहीं दायर हो सकते कि जी उनके पहले मामला चल रही है। अब कोई चाहे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत केसेस अदालतों में चल रहे हैं या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के तहत कब्जे की जो है वो पोजेशन की रिकवरी के दावे चल रहे हैं, उन सब अदालतों पे केस पेंडिंग होने के बावजूद इधर केस दायर करने में कोई बार नहीं है, और इधर केस दायर किया जा सकता है, उधर वाला केस भी इधर जो है वो ट्राइब्यूनल जो है वो बुला सकता है या कमेटी सिफारिश कर सकती है। तो लिहाजा अब मकसद ही ये है कि कोई भी शख्स अब जिसके हाथ में
اس کی پراپرٹی کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ اس پراپرٹی کا میں مالک ہوں، کوئی بھی کسی بھی شیپ میں قابض ہے تو وہ اس ایکٹ کی جورسڈکشن میں آئے گا، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جس کو ہاؤسنگ سوسائٹی نے ایک فائل بیچی، اس کو کہا کہ 3 سال کے اندر اندر آپ ہمیں پیمنٹ کر دو، 3 سال بعد ہم زمین کا قبضہ آپ کو دے دیں گے، اس نے وہ فائل لی، 3 سال کے اندر اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس نے پیسے پے کر دیے، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی 5 سال بعد بھی اسے پوزیشن نہیں دے رہی، یہ قانون اس کو کیسے جو ہے نا وہ ریلیف دے سکتے؟ یہ دیکھیں بالکل دیکھیں، آپ نے اس سے پلاٹ لیا، فائل لی، پوزیشن کا انہوں نے ٹائم دیا، اس کے آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز دے دیے، پوزیشن کی قیمت دے دی، زمین کی قیمت دے دی۔ اب اگر وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ادارے سوسائٹی کے پاس یا کسی فرم کے پاس یا کسی پارٹنر کمپنی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ادارہ بھی اسی قانون کی زد میں آئے گا اور لوگوں کو پوزیشن بھی دینے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ادارے کا جو ہیڈ ہے نا، یا کوئی ڈائریکٹر ہے یا کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کو پرفارم کرنے میں یا چیز ڈیلیور کرنے میں جو ہے وہ میرے پارٹ پہ کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، یا میرے جو ہے وہ اپنی اگر تو گڈ فیتھ یا بونافائڈ ثابت کر دے گا پھر تو وہ بچ جائے گا۔ ادروائز یہ ثابت ہو گیا کہ لوگوں کو چیٹ کرنے میں یا لوگوں کو جو ہے وہ مثلا لوگوں کے جو پراپرٹیوں پہ لوگوں کو قبضے نہیں مل رہے، دھوکے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس قانون کی زد میں آئے گا اور اس کو بھی وہی انلیگل پوزیسر والی سزا جو ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس قانون میں برڈن آف پروف جو ہے نا، ثابت کرنے کا برڈن ویسے تو ہوتا ہے کہ قانون میں کوئی مدعی کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی انلیگل پوزیسر کے خلاف کیس دائر ہو گیا تو وہ انلیگل پوزیسر پہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں انلیگل پوزیسر نہیں ہوں۔ اور اچھا، اگر میں آپ پہ کیس کر دیتا ہوں کہ یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اس کو میں نے ثابت کرنا ہے، میں نے ثبوت دینے کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے کہ یہ اس کے مالک نہیں ہے، اب اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرا یہ کہنا کافی ہے کہ آپ یہاں نہیں ہیں، تو آپ ثابت کریں گے کہ میں یہاں کا مالک ہوں، اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ مجرم ہیں۔ دیکھیں جب کوئی کمپلینٹ میں آ گیا نا، سیکشن 14 برڈن آف پروف کے بارے میں بڑا واضح لکھتا ہے اس ایکٹ کے، اس آرڈیننس کے، کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ انلیگلی جو پوزیسر ہے اس پہ ہے، یعنی جس نے کمپلینٹ دائر کر دی، اس نے درخواست دے دی یا جو بھی اس کے پاس ملکیت کا ثبوت تھا اس نے لگا دیا، اب جو انلیگلی پوزیسر ہے اس کو بلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس الزام کو جو ہے وہ تو نے ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں انلیگلی پوزیسر نہیں ہوں۔ اور یہاں تک اس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اس پروسیڈنگ کو، کہ اس کو جو ویب سائٹ ہے اس کی گورنمنٹ کی، اس پہ اس کی پروسیڈنگ کو ڈالا جائے گا ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی، کہ تاکہ یہ لوگوں کو چیزیں روز ڈے بائی ڈے جو ہو رہی ہیں یا جو پروسیڈ ہوتی ہے لوگ وہ ویب سائٹ کھولیں یا سوشل میڈیا پہ اسٹریمنگ جو ہے وہ اس کو دیکھیں، تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی کام ہو رہے ہیں۔ اور یہاں تک کمیٹی یا ٹرائیبیونل جو ہے نا، کسی بھی چیز کو کسی کیس کی پینڈنسی کے دوران بھی ٹرائیبیونل جو ہے اس پراپرٹی کا پوزیشن لے سکتے ہیں، اس کو سیل کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص آ کے درخواست دیتا ہے کہ جی میری پراپرٹی پہ خطرہ ہے کہ کوئی قبضہ نہ کر لے، تو اس ایپلیکیشن پہ بھی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ شخص جس کے خلاف الزام ہے اس کو بلایا جائے گا، اس سے شورٹی بانڈ لیا جائے گا کہ تو مطمئن کر کے تیرے پہ جو الزام ہے تو آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اور یہاں تک کہ اس پراپرٹی کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرے گا اور 90 ڈے کے اندر ہی اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے ہائی کورٹ کے 2 جج سنیں گے، اور کوئی بھی اپیل انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی معاملہ اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے اس کو سیٹل کروا دیا اور کسی نے تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں اس کو قبضہ دے رہا ہوں، کل کو کوئی بہانہ بنا کے اس کی بھی اپیل نہیں کر سکتا۔ صرف جو فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری ہے یا جو آرڈر ہے نا اس کا ٹرائیبیونل کا، اسپیشل ٹرائیبیونل کا، اس کو ہائی کورٹ میں 2 ججوں کے سامنے چیلنج کیا، اور اس دوران قبضہ اس سے لے کے جس کے حق میں نیچے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو دیا جا چکا ہو۔ جہاں بھی جو ہے نا فیصلہ فائنلٹی اٹین کر لے، چاہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے سامنے معاملہ سیٹل ہو جائے اور اس سیٹلمنٹ کی روشنی میں فیصلہ کر دے ٹرائیبیونل، اور اس کے فیصلہ کرنے کے فوراً بعد اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایگزیکیوٹ کر کے جو اصل مالک ہے اس کو قبضہ دلوا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ٹرائیبیونل فیصلہ کرتا ہے، ٹرائیبیونل میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا اور اس کی اپیل جو ہے 30 ڈے کے اندر اندر اپیل ہے، وہ اپیل نہیں دائر کی تو اس کے بعد بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر قبضہ دلوا دیا جائے گا۔ لہذا جو ایگزیکیوشن پروسیس میں سال ہا سال لگتے تھے وہ ایگزیکیوشن کو
24 घंटे के अंदर महदूद कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कानून है और अब जरूरत इस पे ये है कि जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बन जाए, ट्राइब्यूनल जो है वो कायम कर दिया जाए, काम शुरू कर दिया जाए, ताकि अब लोगों को नजर आए कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टियों के कब्जे तो इतने हुए हैं कि लोगों को ये कमेटियां बननी है तो वहां पे अंबार लग जाने हैं, लोगों के दरखास्तें आ जानी है। बहरहाल ये अच्छा कानून है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जी कानून है कि जिसके तहत पंजाब हुकूमत ने पीरा फोर्स को और अपनी दीगर फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए जो गैर कानूनी तरीके से काबिज हैं लोगों की प्रॉपर्टियों पर, उनसे कब्जे छुड़वा कर असल मालकान को 90 दिन के अंदर अंदर कैसे देने हैं, बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।